अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। जैसे आपने देखा, कुछ बयानात पाकिस्तान के साबिक और हाजिर तकर्रुर वफाकी वज़रा से सुनने को मिले। अव्वल तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब का कुछ कहना था 27 फरवरी के वाक़े के मुतालिक, जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा शाह कुरैशी साहब ने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन को हिंदुस्तान वापस कर दिया जाए, वरना उसी दिन हिंदुस्तान 9 बजे हमला कर लेता। उसके साथ साथ साबिक इत्तलात के वज़ीर और आजकल में साइंस और टेक्नोलॉजी के फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि और जो अब वो वजाहत कर चुके हैं कि पुलवामा के बाद जो कुछ रियासत पाकिस्तान ने किया वो काबिल फ़ख्र है। अब इन दोनों बातों को, बयानात को एक मनफी किस्म की ख़बर में तब्दील किया हिंदुस्तान की मीडिया ने, जिसका हमने एक हल्का सा, एक छोटा सा क्लिप आपको सुनाया है। सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब की बात को बताया गया कि पाकिस्तान के रियासत के नुमाइंदे खुद ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि वो शायद मुलव्वस थे पुलवामा के हमले में। दूसरी जानिब अयाज सादिक साहब के जो बयानिया था उसको भी हिंदुस्तान की मीडिया ने तब्दील कर दिया और कहा कि 27 फरवरी की हकीकत अब जाके वाज़ेह हो गई है। शिराजी साहब, इसको ज़रा अगर वन बाय वन कर लें। फर्स्ट टू द पुलवामा थिंग सर, इसको मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा दिया है। जो साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं वो ये वजाहत कर चुके हैं कि मैंने कहा था कि पुलवामा के बाद जो कुछ हुआ था वो पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है। और उससे पहले भी सर, जो हुकूमत के जितने भी नुमाइंदे हैं या आपकी जो अस्करी क़ुव्वतों के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी कहा कि पुलवामा का कोई ताल्लुक़ नहीं रियासत पाकिस्तान से। तो टू पुट दैट टू द साइड सर, आप ज़रूर उस पर आ सकते हैं अगर आप आना चाहें। साथ में अयाज सादिक साहब ने जो बात की उसके बाद उन्होंने भी एक क्लैरिफिकेशन की, लेकिन आज आपने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, प्रेस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उनके शाना बशाना थे कि मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ और बहुत ज़्यादा राज उनके पास थे बतौर पार्लियामेंट्री कमेटी कौमी सलामती के सरबराह के। अब ये है शिराजी साहब, तमाम कॉन्टेक्स्ट किस तरह देखते हैं? जी असद, एक तो मेरे ख़्याल में मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि आज से कोई 60 दिन बाद, गोया कि दिसंबर 2020 में हमारे एक पड़ोसी मुल्क चीन में कोई एक आदमी भी गरीब बाकी नहीं रहेगा और वहाँ पे गुर्बत का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। और उनके सफ़र की कहानी कोई 71 बरस की है और उसके मुकाबले में हमारी जो सफ़र की कहानी वो 72 बरस की है। तो हमें थोड़ा सा आज के दिन ये सोचना चाहिए कि एक ऐसा मुल्क जो इतनी बड़ी आबादी के साथ अपने तरक्की के इशारों को कितना बेहतर करके आज कहाँ पहुँच रहा है और हम कहाँ खड़े हैं। इवन के पड़ोस में हम भारत की एग्ज़ाम्पल भी दे दें, वो भारत के जिसके पास चल के दुनिया की बड़ी ताकत आती है और वो एक ऐसा सेटेलाइट को लेकर डिफेंस का मुआहदा करते हैं कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कि जो भारत की सलामती को मेक श्योर करती हैं। तो आज के दिन हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ कोई हम डायरेक्शन नहीं दे सके, ना तो हमारे यहाँ तरक्की के इशारे मुस्बत हो सके हैं, हमारी कोई डायरेक्शन बन चुकी है। और कहने को हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से। गोया कि अगर 190 या 200 ममालिक हैं तो उसमें 5वां नंबर इस मुल्क का है। उसकी हालत आपके सामने, उसके पड़ोस के अंदर क्या कुछ हो रहा है। रह गया मामला वो जो आपने मरकज़ी नुक्ता उठाया कि बुनियादी तौर पर पुलवामा के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने क्या क्या, एक तो मैं कहूँगा कि ऐवान के अंदर गुफ्तगू और डिस्कशन जिस जानिब चल पड़ी है, मैं नहीं समझता कि इस तरफ जाना चाहिए था। हम पहले भी ये बार बार बात असद करते रहे हैं कि हुकूमत में जब आप होते हैं तो आपका हौसला बड़ा होना चाहिए और बुनियादी तौर पे आपको अपोजिशन को स्पेस देनी चाहिए। और अगर आपके ख़िलाफ़ एहतजाज हो भी रहा है, लोग सड़कों पर निकल भी रहे हैं, तो उसके जो रियल पर्सपेक्टिव है उसके अंदर चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। रादर ये है कि आप अपने अपोनेंट्स को किसी मुल्क का एजेंट करार दें, वो भारत का एजेंट करार दें, आप इसराइल का एजेंट करार दें, किसी और का एजेंट करार दें। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और मेरा ख़्याल में जब इस तरह का माहौल ऐवान में बना है तो उसके बाद इस तरह की गुफ्तगू हो रही है कि अब बंद कमरों के अंदर जो बातें हुई हैं
और जिन बातों का आपने ओथ लिया हुआ है, बुनियादी तौर पे आप जिम्मेदार हैसियत में उन इजलासों का हिस्सा रहे हैं, अब वो उनको इस तरह मंजर-ए-आम पे लाया जा रहा है जिससे पाकिस्तान के कौमी सलामती के मामलात बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। यकीनी तौर पे पुलवामा के हवाले से जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है उसको बड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक तरह से पेश किया गया। यकीनी तौर पे वो जब बात कर रहे थे उनकी मुराद बालाकोट के अंदर जो भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जो एक जारियाना इकदाम था उसका जो जवाब फिर दिया गया 27 फरवरी को, बुनियादी तौर पे उसकी बात कर रहे थे वो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ हमारे एक तो जिस हस्ती का, जिस शख्सियत का ये काम था कि सारे मामले के ऊपर रिस्पॉन्ड करते, एक तो वो लोग मिसिंग नज़र आते हैं और जो बाकी इररिलेवेंट लोग होते हैं, गोया कि वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या तुक बनता है कि इस मामले के ऊपर वो रिस्पॉन्ड करते। तो यकीनी तौर पे वो किसी तैयारी के साथ नहीं आए होंगे और जज्बाती अंदाज में जब आप गुफ्तगू करते हैं तो फिर इससे आपसे इस तरह की गलतियां होती हैं जिनको फिर लोग पकड़ते भी हैं, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। इसमें कोई शक नहीं कि हमने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि पुलवामा हमले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है और अगर भारत के पास कोई सबूत है तो वो पेश किया जाए, जो कि भारत नहीं कर सका। लेकिन अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है ये कन्फ्यूजन के माहौल को और ज़्यादा गहरा करेगा। लेकिन उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात जो किया मैं समझता हूँ कि वो अयाज सादिक साहब के एंड पे है। अगरचे आपको हुकूमत प्रोवोक कर भी रही है, आपको इश्तियाल दिला रही है, लेकिन माजी में अगर आप एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे फायज रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको मुश्तिल होना चाहिए और इस तरह के कौमी राज आप बाहर लेके आएँ। अगर ऐसी कोई बात हुई भी थी तो मैं नहीं समझता कि जिस बात के ऊपर दुनिया ने हमारे रिस्पांस को भी एक तरह से बहरहाल एक लेजिटिमेट माना, किसी दुनिया के मुल्क की जानिब से ये बात उस वक्त नहीं की गई कि पाकिस्तान ने कोई जारहाना इकदाम किया है। किसी मुल्क ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान ने बड़े गैर जिम्मेदाराना अंदाज में भारत को रिस्पॉन्ड किया है। तो मैं समझता हूँ कि जब और फिर यह कि पाकिस्तान के रिस्पॉन्ड को रादर अप्रिशिएट किया गया है और आप सारी सूरत हाल को आप जिस अंदाज में पेश कर रहे हैं, अच्छा शिराजी साहब, बुनियादी तौर पे रियासत की कमजोरी को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बाहर अगर हम इसको जरा वन बाय वन करें, आपने क्योंकि पहले जरा पुलवामा को जरा टेक ऑन कर लेते हैं। बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की कि सबको अपने दायरे इख्तियार में रहना चाहिए। ये बात बनती थी वजीर दिफा की या जो आपके मुशीर कौमी सलामती हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अभी ये एक हिंदुस्तान के चैनल के साथ जो उनका इंटरव्यू था, और वो इसलिए है क्योंकि ये लोग कुछ बात करते हैं सब्र व तहम्मुल के। और पहले भी शिराजी साहब अगर आप हमारे पार्लिमानी डिबेट्स उठा लें प्री 1971, शायद इसलिए क्योंकि तब आपके पास सारे जो मशरकी पाकिस्तान के कानून साज थे वो कुछ ना कुछ पढ़ लिख के आते थे, लेकिन बात होती थी पॉलिसी के हवाले से, बात वो करते थे फैक्ट्स, स्टैट्स, रिकॉर्ड के साथ। आज जब इस तरह की जो बयानबाजी होती है पार्लियामान में, वो बेहतर होता है कि आप अपने सियासी हलकों तक महदूद रखें। तो एक तो ये चीज़ है। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अभी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने भी फवाद चौधरी साहब की बात का हवाला दिया और कहा कि जी हमारा जो बयानिया है वो सुरखरू हो गया। ये काफ़ी इस चीज़ को वाज़े करता है। और फवाद चौधरी साहब ने भी क्योंकि इतनी बार वजाहत की कि पुलवामा की कोई बात नहीं हो रही थी, जिस तरह आपने कहा शिराजी साहब कि आप उसी शायद खिताबत में आगे निकल गए। अगर आप उस स्पीच को देखें तो बात क्लियरली बालाकोट की हो रही है, 27 फरवरी के इंसिडेंट की हो रही है, जिसमें आपने 2 हिंदुस्तान के तैयारों को गिराया था। तो ये हो गई जनाब पुलवामा वाली बात। और शायद बेहतर हो कि अब जब मुराद सईद साहब बॉब वुडवर्ड की किताब का हवाला देते हैं या एतजाज़ एहसन साहब कभी शेर व शायरी सुनाते हैं पार्लियामान में, कि ये शायद इतना हमें अनमोल ना लगे, इतना रेयर ना लगे। बेहतर हो कि आप एम्पेरिकल डेटा के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, पॉलिसी के हवाले से पार्लियामान में मुबाहिसा करें। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एक वजह से है ताकि आप इतने पेचीदा मामलात को डिस्कस कर सकें। अब सर आपने कहा साबिक स्पीकर अयाज सादिक के बयान के बारे में कि वो ज़्यादा हैरत अंगेज़ थी। और शिराजी साहब अगर आप अपनी बात ज़रा मुकम्मल करना चाहें, ये जो इन्होंने अभी बात की है कि कौमी सलामती की कमेटीज़ का सरबरा मैं भी रह चुका हूँ, और इस तरह शायद वो कहना चाह रहे थे कि मेरे सीने में बहुत राज दफन है, बट ही देन टेम्पर्ड इट बाय सेइंग कि मैंने आज तक कोई इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात नहीं की और मैं उसी बात पर खड़ा भी हूँ। किस तरह देखते हैं शिराजी साहब?
नहीं, मेरा ख्याल में वो तो अपनी बात को रीइंफोर्स कर रहे हैं। आज भी जब रीइंफोर्स कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, सामने आई है तो बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ। गोया कि आप एक रियासत की कमजोरी को अयां कर रहे हैं जो कि अमलन तो हमें नजर नहीं आती। क्या पाकिस्तान की रियासत को ये मालूम नहीं था कि जब वो 27 को एडवेंचर करने जा रहे हैं और उससे पहले DGI अनाउंस भी कर रहे हैं कि कल हम जवाब देंगे और बड़े भरपूर अंदाज में जवाब देंगे, तो क्या उस वक्त इस रियासत को मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान इसके जवाब में भी कुछ कर सकता है? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये सूरत हाल थी कि शायद हम पे हमला हो रहा था और इसी को बुनियाद बना के पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि अभिनंदन को अब वापस कर दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद पाकिस्तान के, हाँ ये ज़रूर बात है कि उस वक्त शायद किसी दोस्त ममालिक ने हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की थी कि पाकिस्तान के कोई 6, 7, 8 शहर भारत के निशाने पे हैं, लेकिन जैसे असद उमर साहब ने भी कहा, बिल्कुल सूरत हाल ऐसी थी कि पाकिस्तान ने भारत को ये वाजे किया था कि अगर भारत की जानिब से ऐसा कोई एडवेंचर हो रहा है तो उसका जवाब बड़ा भरपूर अंदाज में दिया जाएगा। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीचेस हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, ये कहा गया था कि पाकिस्तान सोचे बगैर, अगर हिंदुस्तान से कोई एडवेंचर होता है तो पाकिस्तान सोचे बगैर जवाब देगा। तो मेरे ख्याल में जब कहा गया जिस बात को, क्या हम उस बात को सच माने या बंद कमरे की वो बात कि जो अब काफी अरसे बाद अयाज सादिक साहब फरमा रहे हैं उसको सच माना जाए? दूसरा ये है कि खुद उनके पार्टी के जो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो फरमा रहे हैं कि इनको इस तरह की गुफ्तगू फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं करनी चाहिए थी। और बंद कमरों के अंदर जब बातें होती हैं, एक तरफ तो मैं यहाँ पे ज़िम्नन अर्ज करूँगा असद के आप गिला करते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कि आपको एंगेज नहीं किया जाता, आपसे गुफ्तगू नहीं की जाती, और जब इस तरह पार्लिमानी कमेटीज़ के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के लोग आके आपको सूरत हाल के बारे में ब्रीफ करते हैं और उसके बाद कोई फैसला होता है, आप उन फैसलों को मुतनाज़ा बनाते हैं और उसके अंदर के माहौल को आप इस अंदाज में पेश करते हैं कि जिससे रियासत की कमजोरी आया होती है। तो मैं समझता हूँ कि फिर आप इस तरह के जिम्मेदाराना ओहदों के हकदार भी नहीं हैं, आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते। और आज भी आप खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं उनको सियासत में लेके आ रहे हैं, और आप फरमा रहे हैं क्योंकि आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हेड थे और आपके सीने में और बहुत सारे राज हैं जो आप नहीं बता सकते। इसका मतलब है कि ये रियासत बड़ी कमजोर है, इस रियासत के फैसले कहीं और हो रहे हैं। आप दुनिया को और यहाँ मुल्क के अंदर लोगों को क्या इंप्रेशन दे रहे हैं? मैं नहीं समझता कि इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए। सियासत के लिए आप इस हुकूमत के तर्ज हुकूमत को, इस पार्टी के तर्ज हुकूमत को आप चैलेंज करें, उसके अंदर आप 100 खामियां तलाश करें, अगर खुदा का वास्ता नेशनल सिक्योरिटी के इशूज को सियासत के अंदर मत लेके आए। शिराजी साहब, आपने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात का हवाला तो दिया, लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब का कहना है कि वो भी वहाँ शामिल थे और इससे भी और बातें हो सकती हैं, इसको ज़्यादा आप तनकीद का निशाना ना बनाएं। अभी वो एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तो इस पर ज़रा बात करते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ अपने दोस्तों से ही मुलाकात हो गई। शिराजी साहब अक्सर ये सुना चुके हैं इस शो पे या शायद कोई और, लेकिन अब साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब की बात के बाद ज़रा देखते हैं कि उन दिनों में क्या कुछ हो रहा था, हिंदुस्तान का क्या बयानिया था, और एक बार फिर से याद करते हैं कि जो बातें की जा रही थी कि हमारे कुछ F-16 गिराए गए, पाकिस्तान में अभी हमला होने को जा रहा है, पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया जाएगा। आखिरकार, और ये बहुत अफसोसनाक बात है, कुछ हमारे दरख्त शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद फिर हिंदुस्तान को जवाब भी मिला। ज़रा सुन लेते हैं। तो ज़्यादा रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो 2-3 मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी ने इस बात को कन्फर्म किया, और फ़ॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान का कोई ख़ास दोस्त नहीं है। ये कहा कि जो अमरीकी रियासत है उन्होंने F-16 को काउंट करते हुए ये बात साबित कर दी कि पाकिस्तान का कोई F-16 नहीं गिराया गया। जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं वो इधर उधर देखते रहे कि अगर हमारा राफ़ेल होता तो शायद ये भी ना हो पाता, और आखिर में जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी apparatus के अपने ही लोग थे वो फिर एंड में कहना शुरू हो गए कि जो नंबर था 300, 500, 1000, 2000 लोगों का कि हमने इतने मारे हैं, वो बिल्कुल डिस्प्यूटेड था,
और फिर सैटेलाइट इमेजरी ने ही इस बात को कंफर्म कर दिया कि 2-4 दरख्त ही हिंदुस्तान के इस बहुत बड़े फतह का बुनियादी हिस्सा था। अब इस सब को शराजी साहब सामने रखते हुए, ये सिर्फ इसीलिए कि 27 फरवरी का एक बयानिया हम फिर से एक बार याद कर लें, बयानिया नहीं जो हकीकत थी शराजी साहब, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है। या सादिक साहब ने जो बात की सर, और आपको पता है इस मुल्क में कुछ कॉम्प्लेक्स एक हमारी ट्रेंड लाइंस हैं। अव्वल तो फ़ौजी आमरीत रही हुई है इस मुल्क में फॉर हाफ ऑफ आवर हिस्ट्री। तनकीद की जाती है कि हमारा वज़ीर दिफा बाइख्तियार नहीं होता। तनकीद की जाती है कि पार्लियामान में एक आपने डिबेटिंग क्लब तो बना लिया है, लेकिन जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं, चाहे वो कौमी सलामती से ताल्लुक़ रखें, चाहे वो आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक़ रखें, हमारे मुंतखब नुमाइंदे उस तरह खुद मुख्तार नहीं हैं जितना उनको होना चाहिए। और जो अब नून लीग का बयानिया का भी एक और हिस्सा है कि दखल दिया जाता है, गैर जमहूरी क़ुव्वतें दखल देती हैं, हमें अपना काम करने दें। अब शराजी साहब, जब अयाज सादिक साहब इस तरह की बात करते हैं एक ऐसे मामले के बारे में जहां कोई दो राय तो सुनने को नहीं मिल रही थी, जहां इख्तिलाफ राय तक नहीं थी, जहां न्यूयॉर्क टाइम्स तक का जुमला था कि दिस कैप्स ऑफ अ पर्टिकुलरली ह्यूमिलिएटिंग एपिसोड फॉर इंडिया, तो उसमें इस तरह की बात करना, क्या इन सब ये जो कार्रवाई की जाती है, इकदाम दिए जाते हैं कि आपकी सिविलियन रिप्रेजेंटेशन को बाइख्तियार बनाया जाए, ऑटोनमस बनाया जाए, उस पर पानी नहीं फिर जाता? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपने क्लिप्स भी अभी चलाया ना, जहाँ पे ख़ुद दुश्मन मुल्क के अंदर पाकिस्तान की इस फतह को तस्लीम किया जा रहा था, उस सारे मामले के ऊपर आपने गोया कि मट्टी डाल दी। मैं हैरान हूँ कि अगरचे आपसे इक़्तिदार ले लिया गया या आप इक़्तिदार में नहीं आ सके, तो आप ज़ाती गुस्सा और अनाद की बुनियाद पे कौमी सलामती के मामलात को भी सियासत में लेके आएंगे, तो बड़ी अफसोस की बात है। इससे आप किसी सूरत भी आपको कोई नहीं कहेगा कि आप बड़ी एक नज़रियाती जमात हैं, आप इस मुल्क के लिए बड़ा एक अच्छी सोच रखते हैं, कोई भी बुनियाद नहीं बनती इसकी, मैं समझता हूँ। तो बड़ा अफसोस होता है इस तरह की गुफ्तगू करके। और यकीनी तौर पे जो आपने कहा ना कि जो कोर इश्यूज़ हैं आप उनके ऊपर क्यों नहीं फोकस करते। मैं असद छोड़ दें बाकी सारी बातें, बट 2008 से लेकर 2018 तक तो ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म पॉलिटिशियंस के हाथ में था ना। इससे पहले 5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही और 2013 से 18 तक नून लीग की गवर्नमेंट रही। अगर आप बेदस्तो पा होते हैं, आप इख्तियार के बगैर बैठे होते हैं, तो अखलाकी तकाजा ये बनता है कि उस वक्त इस बात का इजहार करें कि आपको इख्तियारात के बगैर मनसब इक़्तिदार पे बिठाया गया है। अगर नहीं करते तो उसका मतलब है कि आप बड़ी खुशी के साथ उस कंप्रोमाइज़ में जाते हैं। फिर साथ में आप स्टेटस को के साथ चलना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि जनरल मुशर्रफ अच्छे थे या बुरे थे, अलग डिबेट है, लेकिन वही शख्स था जिसने गवादर पोर्ट बनाई, बट 2008 से पहले वो बन चुकी थी। आपने 2008 से 2018 तक उसको ऑपरेशनल किया? हरगिज नहीं किया। दयामिर भाषा डाइम मंसूबा उन्होंने सोचा, उन्होंने एक तरह से संगे बुनियाद रखा, लेकिन 2008 से लेकर 2018 तक आपने उसके ऊपर कोई एक ईंट भी रखी नहीं रखी। रादर आप तो उसके बाद क्या आपने इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की, क्या आपने एफपीआर को दुरुस्त करने की कोशिश की, क्या आप जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ गए? आपने कोई एक ऐसा काम किया हो जिसके बारे में हम कहें कि नेशनल बिल्डिंग के लिए आप कुछ कर रहे थे? रादर आप तो स्टेटस को के साथ चल रहे हैं। कुछ इदारों को आपने सुला दिया। असद, एक जुमला कुछ इदारों को आपने सुला दिया जिनमें नैब का इदारा भी था, और बाकी जो मामला चल रहे उसके अंदर आप खुद बेनिफिशियरी रहे। शुगर के ऊपर सब्सिडी हर साल 25-27 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, जिसमें से 2 अरब 3 अरब 4 अरब 5 अरब आपकी जेब में भी आ जाते थे, क्योंकि बहुत सारी शुगर मिले इन रूलिंग क्लास की भी चल रही थी। तो आप स्टेटस को के साथ चलते रहें। अब कुछ चीजें ठीक होने जा रही हैं तो आपको अफसोस हो रहा है, और अफसोस इस बात का हो रहा है कि आपसे इक़्तिदार छीन लिया गया है। गोया कि आपके हाथ इक़्तिदार नहीं है, तो ज़ाती अनाद की बुनियाद पर आप इदारों को, कौमी सलामती के मामलात को और दीगर इशूज़ को सबको आप लेके आ गए मैदान में। सही कह रहे हैं आप ग्वादर के बारे में, दयामिर भाषा डैम के बारे में, लेकिन उसी परवेज़ मुशर्रफ ने फिर क्या कुछ नहीं किया। 2006 में चाहे अकबर बुगटी हो, 2007 में लाल मस्जिद हो, जजों की बहाली की तारीख हो,
क्या कुछ नहीं था सर, इंतहा पसंदी थी, आपने बिल्कुल कह रहा हूं कि वो कलेक्ट डिबेट है, वो कलेक्ट डिबेट है। लेकिन आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। आपका पॉइंट यही था कि भाई आपने क्या किया, फिर उस पर बिल्ड किस तरह किया। उसमें जनाब शराजी साहब मैं फिर भी कहूँगा कि आपने एक तरह की बसीरत दिखाई, चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे 25वीं तरमीम के ज़रिए फाटा और खैबर पख्तूनख्वा का इंज़माम हो। अभी, और ये मैं समझता हूँ ये खबर निकल गई, हमें इस पर पूरा शो करना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में तो मैं कहता हूँ एक तारीखी जीत हुई है आपके फेडरेशन के लिए, और जो बड़े बड़े आपने ये एंटी कंपेटिटिव किस्म के ये सरमायादार का एक बनाया हुआ एक ओलिगार्की बनाई हुई है, उनको तोड़ने का कंपटीशन कमीशन एक्ट जो लिटिगेट किया जा रहा था पिछले 5-6 साल, बिग शुगर, बिग सीमेंट, बिग ऑटो, बिग इंडस्ट्री, उसको अटॉर्नी जनरल ने पूरी कार्रवाई की और अब आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि कंपटीशन कमीशन का एक्ट 2010 का कॉन्स्टिट्यूशनल था। तो ये भी आखिरकार रियासत ने इसमें इंटरेस्ट लिया, फेडरेशन ने इसमें इंटरेस्ट लिया, तो इसको फिर आप आगे इस केस को हैंडल कर सके। कहना मैं ये चाह रहा हूं उसमें भी असद उसमें एक मिनट रोकते हुए मैं एक छोटा सा आर्गुमेंट ऐड करना चाहूंगा। जी जी जी, ये कंपटीशन कमीशन का कानून भी डिक्टेटर मुशर्रफ का दिया हुआ, और उस वक्त मुझे याद है कि इसमें सिर्फ एक एपीलेट कोर्ट थी जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट। बट उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो हाई कोर्ट को भी एपीलेट कोर्ट के तौर पे ऐड किया गया। तो मैं समझता हूं कि आप खुद अपने कंडक्ट को तो देखें ना कि एक इदारा जिसको बाहर इंडिपेंडेंट बनाया गया था। ये आपने बहुत अच्छी बात की, सही कह रहे हैं। कंपटीशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2007 में ही आया था, वो परवेज मुशर्रफ का दौर था। उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तब्दील किया और पास किया 2010 में। लेकिन आपने ये एपेलेट बेंच की भी अच्छी बात की है। तो कहना मैं यही चाह रहा हूँ सर, कानून साजी के ज़रिए या फेडरेशन जब काम करती है एजी ऑफिस के ज़रिए, या जो इतने बड़े बड़े आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, ये आपके सिविलियन मुंतखब नुमाइंदों ने आपको दिया है। और 27 फरवरी एक उस तरह का एक इवेंट था जनाब, कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट था, जिसमें सिविलियन क़यादत और जो आपका अस्करी डिफेंस था उसकी मुश्तरका लीडरशिप में आपने देखा कि एक बहुत जो एक पाउडर के किस्म का इवेंट था, जिससे मैं समझता हूँ पूरा खिता एक तरह से दुश्वारी की तरफ जा रहा था। आप उससे पीछे हट गए, आपने स्टेट्समैन वाला जेस्चर करते हुए उस विंग कमांडर को अगले दिन छोड़ दिया, उसकी वतन वापसी हो गई। अब उस पर जब अयाज सादिक साहब इस तरह बात करते हैं, और शराजी साहब, ना तो मैं ना तो आप दफाई तज्जियाकार हैं, लेकिन इवन वी कैन टेल यू सर कि रात के 9 बजे तक हिंदुस्तान की आर्मी नहीं मोबिलाइज कर सकती। फॉर सच अ लार्ज आर्मी इट्स वन ऑफ द स्लोएस्ट मूविंग इन द वर्ल्ड। तो इस तरह की बात भी करना मेरे ख्याल से जिम्मेदार नहीं था। ये जब सारी बातें सर आप सामने रखते हैं, तो अब वे फॉरवर्ड क्या है? जब अयाज साहब कहते हैं मैं उसी बात पर खड़ा हूं, तो ये बयानिया तो मजीद बिगड़ता जा रहा है शराजी साहब। नहीं, यकीनन बिगड़ता जा रहा है। जब आप कौमी सलामती के इदारों को भी सियासत के अंदर घसीट के लेके आएंगे, बिल्कुल आपने इब्तदाई में भी कहा कि एक तारीख ज़रूर रही है इस मुल्क के अंदर, माशाल्लाह की तारीख रही है इस मुल्क के अंदर, इंटरवेंशंस की भी एक तारीख रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस नीयत के साथ एपरेंटली, जो ज़ाहिरन आपकी नीयत लग रही है कि आप इस मुल्क को प्योरली एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं, जहाँ पे आप समझते हैं कि हर इदारे के जो एक रोल है उसको डिफ़ाइन किया जाए। अगरचे नेशनल डायलॉग की बात हो रही है, मैं खुद भी उस बात पे बाज़ का हैरान होता हूँ असद, कि जब 73 के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शख्स की और हर इदारे की के रोल को डिफ़ाइन कर दिया है, तो उसके बाद क्या पीछे डायलॉग की जरूरत रह जाती है? बट अगेन डायलॉग कर लें। को इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि जरा एक मिनट जरा वक्फा लेंगे, वक्फे के शराजी साहब विल कम राइट बैक टू यू, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात कर रहे थे साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब के बयान की, लेकिन साथ में शराजी साहब मैं समझता हूं कि और भी बेतहाशा गैर जिम्मेदाराना बातें हुई हैं। हमने इसको तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिया। अब आपके JUP के जो सरबराह हैं अवैस नूरानी साहब, उन्होंने जो क्वेटा में जाके बात कर दी, वो तो मैं समझता हूँ सर, मैं इन रीसेंट मेमोरी मैं नहीं समझ सकता कि किसी भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम लीडर ने इस तरह की बात की हो। तो एक तो ये,
आज जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, जिनकी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कारकर्दगी आपको पता है सर किस तरह लोग उसको याद करते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की कि अवामी नेशनल पार्टी के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्द हमले हुए थे वो एक रिएक्शन का हिस्सा था और उस वजह से और लोगों की जानें भी ख़तरे में ना आ जाएं, तो शिराजी साहब ये क्या है, ये इस तरह की आप बात क्यों कर रहे हैं? अब हमने इतनी ये तवील तो बात की कि अयाज सादिक साहब की बात टोटल नेट नेगेटिव था, एक स्ट्रेटिजिक हवाले से खित्ते को अगर आप देखें उसके हवाले से, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, आप कोई भी इंडिकेटर ले लें, आपकी अपनी डोमेस्टिक सियासत को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप इस तरह की बात कर रहे हैं आगे से इन्यूएंडो के ज़रिए, दबे हुए अल्फाज के ज़रिए, क्या मतलब ख़तरे में आ जाएगा? तो ये दिस इज़ नो वे टू रिस्पॉन्ड। बिल्कुल 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 दुरुस्त आप कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि एक ऐसी पोलराइज सोसाइटी जो पहले बहुत बिखरी हुई है, उसमें आप लिसानी बुनियादों पे, मजहबी बुनियादों पे, इलाकाई बुनियादों पर, किसी बुनियाद पे आप अगर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो ये सोशल फैब्रिक और ज़्यादा ख़राब होता जाएगा, उधड़ता जाएगा। तो खुदा का वास्ता है, अगर आपको किसी अहम ओहदे पे फायज कर दिया गया है, आप इस मुल्क के किसी एक अहम इदारे को हेड कर रहे हैं, तो बड़ी बुर्दबारी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी वुसअत कल्बी के साथ और बड़े हौसले के साथ इश्यूज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड करें। जाहिर सी बात है, जब आप इक़्तिदार में हैं तो दीगर जमातें तो चाहेंगी कि आपकी स्मूथ जर्नी ना हो, बट उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की गुफ्तगू छेड़ दें जिससे जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सोशल फैब्रिक है और ज़्यादा ख़राब हो जाए। हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी जो आपके खिलाफ दरख्वास्तें आ रही हैं मुख्तलिफ थानों में कि किसी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर दो, किसी के खिलाफ कुछ और मुकदमा दर्ज कर दो, मैं नहीं समझता कि चीज़ों को एड्रेस करने का ये बेहतर तरीका है। प्रॉब्लम क्या है असद, इस मुल्क के अंदर इतना बिगाड़ पैदा हो चुका है कि अब वो कहते हैं ना कि तराजू के दरमियान जो मिडिल पाथ होता है ना, वो जो इक्विलिब्रियम जो दोनों पलड़ों को बराबर रखता है, प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ पे मिसिंग है। गोया कि अब हम कोई एक इदारे के बारे में भी नहीं कह सकते कि अगर वो दीगर इंस्टीट्यूशंस के दरमियान को किसी किस्म का मिसाक करा ले तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी हो कि वो इस तवाज़ुन को कायम रखे। एक तरफ हम बात करते हैं पार्लिमान की, पार्लिमान का जो किरदार है वो आपके सामने माजी में कि लोग चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार में आते रहे हैं, और आज अगर इस मुल्क के अंदर कोई नेशनल डायलॉग होता तो हम किसी इदारे की तरफ देखते कि अगर बीच में ये इदारा बतौर ज़ामिन आ जाए तो दीगर इदारों को अपने दायरे में रखने के लिए बड़ा एक की रोल प्ले कर सकता है। तो बड़ी अजीब सी कन्फ्यूजन की, बड़ी ही अजीब सी अफरा तफरी की सूरत हाल कायम है, और उसके अंदर मुल्क की जो मेजर पोलिटिकल पार्टीज हैं, मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी ने तो अब कहीं सेकेंड थाट ले लिया है, लेकिन अभी तक मियाँ नवाज शरीफ साहब सुसाइडल मूड में हैं, और उनके साथ मौलाना फजल रहमान साहब के जो बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं, उनका गुस्सा तो कहीं हमें समझ आता है, बट जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने आगे सियासत भी करनी, उनकी जमात भी आगे चाहती है कि इस मुल्क के पार्लिमानी निज़ाम का वो हिस्सा रहना चाहती है, वो इस नैरेटिव के साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ये नैरेटिव ना तो मुल्क के अंदर जमहूरियत को लाएगा और ना इस मुल्क के अंदर जो कोर इशूज हैं वो एड्रेस हो सकते हैं। आपने देखा है कि आप खुद पार्टी के अंदर से रिएक्शन आना शुरू हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आपकी पार्टी के हेड हैं अमीर मकाम साहब, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। उधर सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो बलूचिस्तान के अंदर, जिस आज़ाद बलूचिस्तान की आप बात कर रहे थे, वहाँ के बलूचिस्तान के एक शहरी को, वहाँ के बासी को, पार्टी के जिम्मेदार आदमी जो साबिक चीफ मिनिस्टर रहा है, उसको वो बात बुरी लगी, वो नून लीग छोड़ के जा रहा है। और अब्दुल कादिर बलोच साहब जो रुकने सेनेट है, जो कौमी असम्बली हैं, वो भी आपकी पार्टी को खुदाफिज कह के जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको पार्टी के अंदर भी इन तरह के लोगों को सुनना चाहिए कि आप जिस बयानिए को लेके चल रहे हैं, ये बयानिया जाती अनाद की बुनियाद पे तो इसकी कोई बुनियाद बनती है, बट एक कौम की खिदमत इससे हरगिज़ नहीं हो रही। रादर आप मुल्क के अंदर एक इंतशार की फिजा को और ज़्यादा तकवीयत दे रहे हैं। इंतशार, और दूसरा आप एक बहुत बड़ी जमात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है। पहले कहा जाता था पीपल्स पार्टी वाहिद आपकी नेशनल पार्टी है, और वो थोड़ा सा दूर खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं कि जी गैर जमहूरी क़ुव्वतें दखल देती हैं, वो कहते हैं कि जी इस इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है, वो कहते हैं कि जी ये कठपुतली हुकूमत है। लेकिन इस तरह बराह रास्त वार करना, और ऐसे वार करना जनाब कि आप मौलाना फजल रहमान साहब की ज़ुबान बोल रहे हैं। हम सिर्फ इस शो पे डिस्कस कर चुके हैं कि जनाब का पहली बार 30 साल में उस सियासी निज़ाम में स्टेक नहीं रहा जिधर वो बार बार साइड बदलते रहे हैं। अब आप एक ऐसे आदमी के सफ़े में खड़े हो चुके हैं सर, जिसकी कोई नशिस्तें नहीं रहीं बाकी कौमी असम्बली में,
और बलूचिस्तान और KP असम्बली में भी जो 2-4 गिनी चुनी रह गई हैं, हालांकि उधर उनकी ज़्यादा उनकी है स्टैंडिंग इन दी प्रोविंशियल असम्बलीज़। आप सर अगर उनके बयानिए को शामिल करेंगे तो फजल रहमान साहब तो डे 1 से कह रहे हैं कि मैं हुकूमत गिराने को निकला हूँ। मेन स्ट्रीम पार्टीज़ का इससे क्या ताल्लुक? और मियाँ नवाज शरीफ साहब बेशक अदालत उज़्मा की जानिब से ताहयात नाअहल तो हो गए, लेकिन जो आपने 1 साल एक चुपका रोज़ा रखा और फिर कहा कि जी हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, और अब इस तरह आके फिर से वार करना, शराजी साहब आप पहले तो इस तरह कामयाब नहीं हो पाए। ऐसा लग रहा है कि ऐसी बातों की डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी भी कम से कम है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसको यहाँ पे कोई ज़्यादा पजीराई हरगिज़ नहीं मिलेगी। और मेरा ख्याल है दूसरी तरफ हमें हुकूमत की तरफ भी थोड़ा सा उस मामले पे भी गुफ्तगू करनी चाहिए। मेरा ख्याल में हुकूमत को भी चाहिए कि लोगों को अंगेज करने की पॉलिसी अपनाई जाए। अगर आज ये बात कही जा रही है, उसको डिनाई नहीं किया जा रहा कि कौमी सलामती कमेटी की उस मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब दूसरे कमरे में बैठे थे और उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो अपोजिशन के साथ अंगेज करें और उनके साथ बैठ के इस मामले को डिस्कस डिबेट करें, तो खुद हुकूमत को भी अपने रवैयों पे थोड़ी सी नज़रअंदाज़ी ज़रूर करनी चाहिए सर। और मैं समझता हूँ कि आप इस वक्त लीडर ऑफ द हाउस हैं, आपको चाहिए कि आप लोगों को अंगेज करें, उनसे डिस्टेंस जाएंगे तो इससे जहां तहरीक इंसाफ का नुकसान तो बड़ा कम होगा, मुल्क का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की इंतशार की सूरत हाल को अफोर्ड नहीं कर सकता। और सर हालांकि हम कोशिश करते हैं कि बात को ये कॉन्सेप्ट बेस्ड ही करें, ज़्यादा उसमें एहसासात और जज्बात ना लाएं, लेकिन बतौर एक पाकिस्तानी अफसोस होता है कि साबिक आपके स्पीकर जब इस तरह की बात करते हैं, ये कारगिल नहीं था सर। 27 फरवरी एक ऐसा दिन था जिसमें पाकिस्तान एक्चुअली पुट इट्स बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आपने वो सारे बयानियों को रद्द करने की बहुत भरपूर कोशिश की है, क्योंकि पहले अवैस नूरानी साहब कुछ कह गए, मियाँ साहब कुछ कह गए, मरीम नवाज साहब कुछ कह गई और आप स्टेप नंबर 4 थे। वेरी डिप्रेसिंग। फिर दूसरी जानब जब आपके सर्विंग वज़ीर इंटीरियर इस तरह की बात करते हैं जिसमें अवामी नेशनल पार्टी के शोधा को आपने उसी का एक हिस्सा बना दिया कि जी आपकी जानें ख़तरे में हैं, और आप दबे हुए अल्फाज के ज़रिए एक और थ्रेट, पता नहीं, आई होप इट वाज़न्ट अ थ्रेट क्योंकि उनकी बात तो अब हर जगह मिस इंटरप्रेट हो रही है, लेकिन आपको ये याद आया था और आप कंपैरिजन कर रहे हैं ANP ने जो इतने ज़्यादा हमलों का सामना किया 2013 में कलादम तंजीमों के खिलाफ, उन दिनों में सर जब इन सारी मेन स्ट्रीम जमातों की हिम्मत नहीं थी बिल्कुल कि वो इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ बात करें, वो तो उसके बाद अस्करी कार्रवाई ने फिर उस तरह मोमेंटम पकड़ा कि अब ये सब कह रहे हैं कि जी हम डे 1 से ये कुछ कह रहे थे। तो सर जब ऑपोजिशन इस तरह करे और फिर उसके जवाब में ये जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं वो आगे से ये बात करें, अफसोस होता है। इट इज़ डिप्रेसिंग। और उम्मीद यही करनी चाहिए कि हमारी रिप्रेजेंटेशन की जो मेयार है वो इससे बेहतर हो। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह करें और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।